राम राम टाबरो, किसान का हाल चाल, समानंद मंगल है ना। और बढ़िया आपकी देखो पढ़ाई चल रही है। और आज आपका सबसे अंतिम पाठ है ना मेरी ओर से। किताब का तो ये चौथे नंबर का पाठ है, पर मेरी तरफ से अब तक मैंने सारे 12 वीडियो बना लिए और ये 13वां और अंतिम आपका पाठ है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला शानदार आपके अब तक के, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि बेहतरीन नोट्स जो लूणियों खाड़ देवा को वादो करियो उथे बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई हो ये चीज होगी। वाह वाह साहब मस्त एकदम। और ज्यादा ज्यादा आपका कई 15 20 25 पेज 20 एक पेज भरिया हुआ है, ज्यादा न भरिया 20 पेज ना आप दिन में 20 बार पढ़ सको आराम हो। तो यानी आपकी साइंस की टेंशन बिल्कुल कहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। अब आपके पेपर में इसको फोड़ के आना आज, और समझ में आ गया जब भी पेपर हो आपका फोड़ के आना। और समझ में आ गया मैंने मेरा 100% दिया है। देखो दोस्तों है ना, आज अंतिम पार्ट है, इसको एक मजेदार तरीके से आज पूरा करते हैं। देखो दहन और ज्वाला, बहुत अधिक इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जो जो खास प्रश्न इसमें लिखने का कम, आज समझने का टॉपिक ज्यादा दोस्तों। आज कुछ बातें भी करेंगे अपन। देखो आज दहन और ज्वाला, आप मुझे बताओ कि आपके क्या क्या आपको आप जलते हुए देखा आपने, कोई किस किस चीज को आप जलाते हो। हाँ सर ना माँ घर में रोटी बनाओ तो गैस पर रोटी बनाओ। हाँ देखो कोई कोई चोरो गिरो देखो माँ चूल्हा पर रोटी बनाओ, यानी माँ लकड़ियां जड़ा है ना। हाँ लकड़ियां जलती है ना। गोबर के कंडे जैसे उपले या फिर थापड़े, क्यों थापड़े गांव में, हाँ वह थापड़े भी जड़े है। लकड़ी जलता है, कागज जलता है ना, ये सब सारी चीज। क्या पत्थर जलता है क्या दोस्त? नहीं चलता सर। फाटो कोई जड़ा है की लोहे की कील न जड़े है ना, लकड़ी जलती है ना। तो यानी आपने जो इसमें पदार्थ क्या होते हैं वो जलते हैं। अच्छा जलते तो क्या होता है, अगर मान लो कोई चीज जल रही है तो उसके आभार तब तापता हो, ये सर्दी का नाम है ना। तब तापोगे तापो सब तब तापो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठंड होगी। और बाण बेट राउं पंचायत अगर बाण बता भाग बगाड़ है ना। आप बता भाग बगाड़ चारों मेरे सारा पहला और ओटी पोटी लार है वो बर्तन सारा वो नरा सारा ठीट का लार है ना। लगड़े उगड़े लार में तब तो आप बैठो आराम के अंदर है ना, बैठो ना। तो मुख हो जाओ, आपका आसपास गर्मी हो जाओ। गर्मी यानी उष्मा उत्पन्न हो जाती है दोस्त। क्या उत्पन्न हो जाती है? कुछ टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है, कुछ ताप क्रिएट हो जाता है, उष्मा उत्पन्न हो जाती है, वहां पर गर्मी हो जाती है आसपास के इलाके में। तो वो जो गर्मी हो जाती है उसको कहते हो आप उष्मा। क्या कहते हो दोस्त? उष्मा। और उसके साथ थोड़ा बहुत अगर अंधेरे में आकर कर रहे हो आप, गाँव में वैसे रात में लाइटें कम आती है ना, आजकल तो फिर भी आने लग गई, पहले कम आती थी हमारे जमाने में। हम वो तब ताप के इसे इंटरटेनमेंट करते थे रात के टाइम। रात के टाइम पे क्या होता था कि लाइटें तो आती नहीं थी है ना, तो उसमें आराम से सर्दी में दो आधे घंटे दोस्तों से बातें बातें फेंकते थे बढ़िया से। और उसमें क्या होता था, थोड़ा प्रकाश भी होता था। क्या होता था दोस्त? प्रकाश। अच्छा उसके लिए क्या होता था दोस्त, अब आप कोई चीज आपने जलाई तो उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रकाश उत्पन्न हो रहा है ना, और उष्मा उत्पन्न हो रही है। ये सब किसके, अच्छा ये जो भी ये प्रक्रिया जिसमें होती है ना उसको कहते हैं दोस्त ईंधन। क्या कहते हैं? ईंधन। हाँ यानी जो भी जल के उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे उससे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त? ईंधन कहते हैं। समझ में आ गई बात? यानी जो जलकर क्या उत्पन्न करे? उष्मा और प्रकाश, या अपने को ऊर्जा प्रदान करे, उष्मा ऊर्जा के रूप में प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं? आप ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी एक ईंधन है, कोयला एक ईंधन है जो जल के आपके उष्मा प्रदान करता है ना, आप जिससे पानी गर्म कर सकते हो। और इसके अलावा आपका जो एलपीजी गैस है ना, जो आजकल किसमें आपके सिलेंडरों के अंदर आती है ना, तो ये भी सब क्या है दोस्त? ईंधन है। अब ये जो जलते हैं है ना, साधारण भाषा में जो लिखा हुआ देखो दहन, ओ साहब दहन कही हो, दहन कही हो। दहन को मतलब वो जड़बो, साधारण भाषा में आप इन्हें क्या समझ सको, जड़बो। अब की साइंस समझो आप, साइंस कई चीज होगा तो साइंस कई चीज होगा, जड़बा का आना एक गैस होगा, जड़बा का आना कहीं को होगा एक गैस होगा। हाँ दो गैस को नाम आप सुनी हो, दो CO2 और ऑक्सीजन। की मात्रा प्रकृति में वो 0.03% और ऑक्सीजन की मात्रा वो लगभग 21%। अच्छा ये जो ऑक्सीजन है आपकी प्राणवायु है, इसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, आपके श्वासों के लिए बहुत जरूरी है दोस्त। अब ये जो ऑक्सीजन है ये मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। CO2 से क्या आपने पढ़ा है सब, प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाते हैं, तो पौधों के लिए ये भी जरूरी है। दोनों गैस अपने लिए क्या है दोस्त? जरूरी है। और ये पृथ्वी पर तापमान को बनाए रखने का काम करती है, वरना पूरी पृथ्वी क्या हो जाती? बर्फ बन जाती। अब ये जो ऑक्सीजन जिसे प्राणवायु, ये एक और काम करती है दोस्त, और ये क्या करती है? वस्तुओं को जलाने में सहायक, वस्तुओं को जलाने में सहायक, जलाने में क्या है दोस्त? सहायक है, जलाने में सहायक। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? बुझाने में सहायक होती है। आग लग जाए तो उसको बुझाने में सहायक होती है। दोनों प्रश्न याद रख लेना दोस्त, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आग जलाने में सहायक गैस का नाम बताइए, तो ऑक्सीजन, और आग बुझाने में गैस का नाम बताइए, तो CO2। अब आप अनुमान लगाओ दोस्त कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड 21% हो जाए जो कि आग बुझाने में सहायक है, अब आप सोचो कि आप गैस जला रहे हो और कार्ब जो आग जलाने में सहायक ऑक्सीजन गैस उसकी मात्रा 0.03% हो जाए।
अब आप एलपीजी गैस पे आराम से भूख लग रही है, तवा लगा दिया और लाइटर लगा लगा के उसको जला रहे, पर जल नहीं रही। क्यों नहीं जल रही दोस्त? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की क्या है, मात्रा कम है, और CO2 जो कि आग बुझाने के लिए, तो उसमें आग जल ही नहीं रही है। यानी आप पृथ्वी पर अग्नि पैदा कर ही नहीं पाओगे दोस्त। ओके, और फिर गर्मी भी बढ़ जाएगी ना, इतने टेम्परेचर पे तो वैसे मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर अपन क्या बात कर रहे हैं कि कोई वस्तु को जलाने के लिए क्या आवश्यक होती है? ऑक्सीजन आवश्यक तो होती है ना। तो बहुत सारी चीजें आवश्यक है, लेकिन यहाँ सबसे पहले पढ़ रहे हैं पर ऑक्सीजन आवश्यक होती है ना। कुछ पदार्थ जैसे ईंधन है ना, जो जलने वाले पदार्थ ईंधन कहलाते हैं, पत्थर नहीं जलेगा यदि वो ईंधन नहीं है। तो मान लो क्या होगा, अपन इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे दोस्त, दहन की परिभाषा। दहन का मतलब साधारण भाषा में जलना। किसका जलना? ईंधन का जलना। और जल के क्या उत्पन्न करते हैं? प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, लेकिन किसकी मदद से? ऑक्सीजन। यानी अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई ईंधन जो जलता है और प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं दोस्त? ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ईंधन कहते हैं। आपके शरीर में भी ईंधन की क्रिया होती है। मैंने आपको एक दिन बताई थी कि श्वसन क्रिया, जब आपकी पूरी ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? आपकी सेल में यानी कोशिका में चली जाती है। तो कोशिका में उधर से आता है ग्लूकोज। कौन आता है दोस्त? ग्लूकोज। कौन आता है? ग्लूकोज। इसमें होता है कार्बन, ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पूरी चलो लिख H6H12O6, इस प्रकार से इसका सूत्र होता है। और ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। ऑक्सीजन से क्रिया करने का मतलब ही दहन ही होता है दोस्त, इतना समझ सकते हो। ऑक्सीजन का क्रिया करने का मतलब वहां जल कोई ना कोई चीज जल रही है। ओके, समझ में आ गया। यहाँ से किसका निर्माण होगा? CO2 का। किसका निर्माण होगा? CO2 का। H2 और ऊर्जा। किसका निर्माण होगा? ऊर्जा। जब आप खाना खाते हो ना दोस्त, जब खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद श्वसन क्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि खाना खा रहे हो तो उसमें किसका निर्माण हो रहा है? ग्लूकोज का निर्माण। जब ये ग्लूकोज अंदर आपके शरीर में जाती है और ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो किसका निर्माण करती है? CO2 H2 और ऊर्जा। क्योंकि वो ऊष्मा के रूप में निकलती है, तो वो आपके शरीर में जब भोजन करती है तो गर्मी भी होती है दोस्त। अगली बात समझ में यहाँ से। तो दहन की अपन क्या परिभाषा लिखेंगे, अभी मैं बोर्ड पे लिखा दूंगा। सीधी सी बात, आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि कोई चीज जल रही है, किसकी उपस्थिति में जल रही है दोस्त? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही दोस्त। और अभी आपने देखा कि मैं अभी आप देखो, हाँ, तब तापा की बात करा, तब तापा की आप भी तब तापता हो ना, वो में कहीं डालो, आप लकड़ी भी डालो, डालो, कागज डालो, बिल्कुल डालो साहब, कागज भी डालते हैं, है ना, उसको जलाने के लिए। उसमें कई बार नहीं जलता तो उसमें पेट्रोल डाल देते हैं ना। लेकिन पत्थर डालते हो क्या दोस्त? नहीं साहब, पत्थर थोड़ी जलाए। हाँ, बिल्कुल नहीं जलता है। कील डाल देते हो कि लोहे की? नहीं डालते साहब। तो और कोई लोहे की सरिया डाल देते हो, तांबे का लोटा वगैरह कुछ? नहीं साहब, ये तो जलते ही नहीं। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं दोस्त जो क्या होते हैं? जलते हैं। क्या होते हैं? जलते हैं। यानी उसमें किसकी प्रक्रिया होती है? दहन की प्रक्रिया होती है। दहन की प्रक्रिया होती है। दहन की प्रक्रिया होगी किसी पदार्थों में। जैसे उसके उदाहरण के रूप में बात करें तो गोबर के कंडों में यानी उपलों में यानी थापड़ियों में, और इसके बाद में LPG गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन में सब जानो, मिट्टी को तेल, हाँ भूल गया हो, है ना। आजकल तो ये काम आवेगा ना, फिर भी समझ लो। घर में पूछो केरोसिन की चीज हो, पहले हमारे लोग जो है ना, रात में लाइटर ना हुई ना, चमनिया जड़ा बेटा लालटेन के अंदर, वो हमें सब में केरोसिन ही डाला पहले। आजकल तो या जो LPG का स्टोव आ गया, गैस स्टोव, पहले कहीं होगा, हाँ वो उषा का केरोसिन का या बर्नर हुआ वो स्टोव, हाँ वहां में रोटियां बनाई दोस्त, धुंधाड़ो गुड़ो के अंदर बास भी गणी आ गई। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जलते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहते हैं दह्य पदार्थ। क्या कहते हैं दोस्त? दह्य पदार्थ। इसके उदाहरण हो गए कोयला, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, है ना, ये सब के सब दह्य पदार्थ है। और जो नहीं जलते हैं उन्हें अदह्य पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आ गई तुम्हारे? अभी आपने देखा कि किसी चीज को जलने के लिए जब कोई किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो उसके लिए सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या आपने क्या लिखी भी दोस्त? ऑक्सीजन। किसकी आवश्यकता होती है दोस्त? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहां पर अग्नि नहीं लगेगी। इसके लिए तुम्हारे अंदर एक किताब के अंदर एक क्या है कि एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक मोमबत्ती बनाई हुई इस प्रकार से, यहाँ पर मोमबत्ती को जलाया गया है, यहाँ पर मोमबत्ती को जलाया गया, एक मोमबत्ती खुली तरीके से जल रही है ना। अब ये खुली तरीके से जल रही है क्योंकि इसमें क्या मिल रही है? इसको ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये बढ़िया शानदार तरीके से ज्वाला के साथ इस प्रकार से जलती रहेगी। अगर दूसरी मोमबत्ती अपन लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं? गिलास उल्टी ढक देते हैं। अब गिलास ढक दी, अब जब तक उस गिलास के अंदर ऑक्सीजन है दोस्त, जब तक उस गिलास के अंदर ऑक्सीजन है तब तक ये मोमबत्ती जलती रहेगी। उसके बाद फड़े फड़ाके धुएं के साथ ये मोमबत्ती बंद हो जाएगी दोस्त। आ गई बात समझ में? तो मोमबत्ती नहीं जलेगी। यानी किसकी उपस्थिति आवश्यक है? ऑक्सीजन की। अगर आपको एग्जाम में वैसे तो नहीं पूछेंगे, फिर भी पूछ ले कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करिए कि आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वो मोमबत्ती को चित्र द्वारा आप समझा सको। एक बार एक काम करा है, मोमबत्ती लेवा, उन्हें जड़ावा, उसको खुला में रखा। खुले में रखने पर क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ण रूप से होती है तो वो मोमबत्ती जलती रहेगी। अगली मोमबत्ती जो लेंगे उसको जला के उसके ऊपर कांच की उल्टी ग्लास रख देंगे, और ग्लास रखने के बाद जब तक ग्लास में ऑक्सीजन है तब तक वो मोमबत्ती जलती रहेगी। उसके बाद वो फड़ फड़ा के धुएं के साथ जल के बंद हो जाएगी। आगे बात समझ में? यानी उसमें ऑक्सीजन खत्म होते ही क्या हो जाएगा? उसका दहन होना बंद हो जाएगा। आगे बात समझ में? यानी इसकी किसकी आवश्यकता है दोस्त? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
अब इसके अलावा आपने एक चीज और देखी होगी, अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर प्रयोग पढ़ रहे हैं अपन, कभी कभी आपने नाम सुना होगा कि यार कोई आग लग गई और बेचारा कोई आदमी झुलस गया, आदमी क्या हो गया, झुलस गया। ए समूह बड़ी मस्त बात बताओ, ये पार्ट के अंदर, ये पार्ट में लिखवा को काम बहुत कम है, समझबा कोई समझबा वो काम, आगे बात समझ तो आनंद ले आराम हुआ, को भी किताब तो आग नहीं बता दे बार के लिखना। तो क्या होता है दोस्त, बहुत सारी बार कभी आग लगती है तो आदमी क्या होता है, कोई जल जाता है ना, कोई जल जाता है बेचारा, है ना, हंसने की बात नहीं है ना, चांदिया हंस रही हो तो, कोई आग जल जाओ बेचारो आदमी परेशान हो रहे तो हंस रही हो, हाँ हंसते नहीं है दोस्त, क्या करते हैं, जैसे कोई आग से झुलस गया बेचारा, अब आग उसपे कपड़ों पे लग रही है, तो आप क्या करते हैं कि उस पर पानी नहीं, सीधा पानी मत फेंको दोस्त, उसको क्या करना है कि अभी कंबल लाओ, ऊनी कंबल, क्या लाना है, ऊनी कंबल लाना है। अच्छा ऊनी कंबल ही क्यों लाए, सामान्य कंबल भी तो ला सकते हैं दोस्त, नहीं, ऊनी कंबल में क्या होती है दोस्त की, उसके स्ट्रक्चर, उसके जो धागे होते हैं इस प्रकार से होते हैं कि उसमें हवा आर पार नहीं जा सकती दोस्त, है ना, वो हवा के लिए रेजिस्ट का कार्य करता है, इसलिए तो आप सर्दियों में उसको ओढ़ते हो, अगर उसमें हवा चली गई तो क्या होगा वो, हाँ, और उष्मा के लिए भी वो क्या होते हैं, प्रतिरोध देते हैं, अंदर वाली उष्मा बाहर नहीं जा सकती, बाहर वाली उष्मा अंदर नहीं जा सकती है ना, हवा भी आर पार नहीं करती है। तो आप ऊनी कंबल लाए और ऊनी कंबल से जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे मान लो ये डस्टर, आप मान सकते हो कि किसी आदमी को आग लग गई और आपने ये मान लो ऊनी कंबल है, तो इसको आपने क्या कर दिया, इस प्रकार से ढक दिया दोस्त। अब इस प्रकार से ढक दिया ना, अब यहाँ पर आग लग रही थी दोस्त, अभी अभी थोड़ी देर पहले इसके कपड़े उपड़े सब झुलस रहे थे, अब क्या होगा कि जैसे ही आपने कंबल लगाए और साहब कामड़ो बढ़ जाए, अरे न बढ़े दोस्त, कामड़ो न बढ़े तो कंबल नहीं जलेगा दोस्त, है ना, उसको बिल्कुल इस तरीके से आपको क्या कर देना, पूरा लपेट देना एक तरीके से, है ना, है ना। अब वो जो आग क्या होगी, आग बुझ जाएगी। इसका कारण क्या होगा दोस्त, आग को जलने के लिए क्या आवश्यक होती है, ऑक्सीजन। किसकी आवश्यकता होती है दोस्त, ऑक्सीजन। अब आपने जैसे ही कंबल से इसको ढका तो क्या हो गया कि इस अग्नि और ऑक्सीजन जो कि इस वायुमंडल के चारों ओर, इसके चारों ओर जो ऑक्सीजन है उसका संपर्क टूट गया। क्या कह रहा हूं मैं, ऑक्सीजन जो कि जलाने में सहायक गैस है उसका और इस व्यक्ति के ऊपर जो आग लग रही थी इसके बीच में, इस ऑक्सीजन और इस अग्नि का बीच में संपर्क क्या हो गया, इस कंबल ने तोड़ दिया, बीच में ये आ गई, बीच में आ गई, हाँ आ जाओ, कोई का बीच में, समझ गया होता, तो बीच में आते इको कही हुई दोस्त, इको बीच को संपर्क टूट गयो। जैसे ही संपर्क टूटता है तो क्या होता है, ये आग बुझ जाए, क्योंकि आग को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। आ गई बात समझ में। इसलिए कभी आपके आसपास कोई बेचारा अगर जल रहा हो तो उसको कंबल से, ऊनी कंबल से क्या कर देना चाहिए, उसकी तरफ, हाँ, उसके लपेट के उसको थोड़ी देर सुला देना चाहिए, ताकि क्या होगा कि उसका हवा यानी वायु में जो ऑक्सीजन है और उस अग्नि के बीच का संपर्क टूट जाएगा, जिससे वो अग्नि बुझ जाएगी और आग से बच जाएगा। फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाना है ना, प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर के पास। तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना है। आगे बात समझ में। अच्छा अगली वाली चीज और खतरनाक है। देखो दोस्त, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला वाला जो टॉपिक है वो है ज्वलन ताप का। किसका है, ज्वलन ताप का। किसका है, ज्वलन ताप का। अब देखो ये कंबलों वाली चीजें लिखाने की नहीं है दोस्त, ये समझने वाली चीज है। गलती से कभी एग्जाम में पूछ लिया जावे तो आप इस चीज से लिख सकते हो, फिर भी आप कहोगे तो लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक शब्द आ रहा है देखो, तो ज्वलन ताप, ज्वलन ताप है। अच्छा साहब वो कई बीमारी है, हाँ कोई कोरोना है कि नहीं साहब, ज्वलन ताप है। ज्वलन यानी जलवा वालों था, जी ताप पे पदार्थ जड़े तो साफ है, तो सही समझाओ यार अपना वाली स्टाइल में। अब मैंने आप बात बताओ, आप कागज पे तूड़ी टेको, यह तूड़ी जड़ाई और ओलो कागज पे टेक दियो, खई हो और साहब तुरंत जल जाए, हाँ बिल्कुल तुरंत जल जाएगा। हाँ कोई सूखा चारा है उस पर लगाया तुम्हें, हो बिल्कुल साहब आनंद जल जाए। लाओ एक मोटी लकड़ी, उन्हें जड़ाओ तूड़ी तो जड़ जाएगी। नहीं साहब नहीं चलती। अरे थे तप तापिया हो ना, तप नालाई कहूँ, हाँ तो खई करो, लकड़ियां ले रहो, छोटी लाओ बड़ी लाओ, हम बड़ी छोटी सब ले रहा साहब, ले रहा उमर देगा तूड़ी टेको जड़ जाएगी। नजड़ा साहब एकदम खई करो, वो चारों मेरे में कागज लपेटा, जो कागज तो जल्दी जल जाओ, उनकी वो जो कागज नरा कागज जड़े ने, वो घनी सारी आग, हाँ कही करियो मैं, घनी सारी आग बने और घनी सारी आग में वो ठीट का जड़ जाओ, यानी वह लकड़ियां हुआ वो जड़ जाओ और तब वो शुरू हो जाओ। यही बात समझ में। और या फिर आप क्या करते हो कि उस पर क्या डाल देते हो, केरोसिन या पेट्रोल, है ना, केरोसिन वगैरह ना, पेट्रोल थोड़ा महंगा, केरोसिन डाल देते हो, तो केरोसिन डालने से वो क्या होता है, जल्दी से आग पकड़ लेती ना। यानी आपने यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो वैसे लकड़ी नहीं जल रही है लेकिन आपने या तो उस पर कागज लगा के क्या कर दिया कि ज्यादा ताप उत्पन्न कर दिया, है ना, वहां से बहुत सारे कागज, तीली का ताप कम है उससे कागज जल रहा है, लेकिन बहुत सारे कागज को आपने जलाने से वहां पर क्या होगा, ज्यादा मात्रा में ताप उत्पन्न हो गया। वो ज्यादा ताप क्या कर दिया, उन लकड़ियों को जला दिया, यानी उन लकड़ियों को जलाने के लिए ज्यादा ताप की आवश्यकता है। आ गई बात समझ में। और मान लो, अब सोचो, मान लो केरोसिन को जलाना हो तो बहुत कम ताप की आवश्यकता होती है, और इससे भी कम ताप की आवश्यकता बताऊं दोस्तों, हाँ क्या, अरे साहब हमारी मम्मी तो काम लाइटर को जला दे गैस में, हाँ बिल्कुल, वो जो आपके सिलेंडर ना एलपीजी गैस, वो बिल्कुल चिंगारी से भी जल जाते हैं, इतनी जल्दी वो जल जाते हैं। यानी कुछ पदार्थों को जलाने के लिए तो बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है, और कुछ पदार्थों को जलाने के लिए कम ताप में भी वो जल जाते हैं।
आ गई बात समझ में। तो इस ज्वलन ताप की परिभाषा कई बार पूछी जाती है एग्जाम में कि क्या होती है कि एक ऐसा न्यूनतम ताप जिस पर किसी ईंधन को, क्योंकि जलने वाली चीज को ईंधन ही कहेंगे, ठीक है, ईंधन कह सकता हूं मैं, हाँ, पदार्थ नहीं कह के पदार्थ भी काम में ले सकते हो, ईंधन भी काम में ले सकते हो, कि मान लो जिस न्यूनतम ताप यानी कम से कम ताप पर अगर कोई जो वस्तु जलती है या उसमें दहन उत्पन्न होता है, वो ताप क्या कहलाता है दोस्त? ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। अब मैंने आपको भी यहाँ पे दो चार उदाहरण बताए कि आपको लकड़ी के लिए भी जलेगी लेकिन अधिक ताप पर जलेगी, है ना, और कागज जलेगा, है ना, और आपका वो पेट्रोल डीजल वो और कम ताप पर जलेगा, और इससे भी कम ताप पर कौन जल रही है दोस्त? आपकी एलपीजी गैस। यानी जो पदार्थ कम ताप पर ही आग पकड़ लेते हैं, यानी अग्नि, उसमें दहन की क्रिया हो जाती है, दहन की क्रिया में ऑटोमेटिक क्या आ रहा है? प्रकाश और उष्मा आ रही है दोस्तों ना, तो दहन की क्रिया उसमें हो रही है, तो वो क्या कहलाते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। अच्छा, एक चीज और, माचिस, माचिस का नाम सुना है? हाँ साहब। फिल्म नहीं, नहीं फिल्म थोड़ी, पागल, सपने में मिलती है हकड़ी मेरी, हाँ वो नहीं, फिल्म नहीं, अपन बात करें माचिस, जिससे आप रोज क्या जलाते हो? बीड़ी जलाते हो। अरे बीड़ी नहीं रहे, अगरबत्ती, हाँ, अगरबत्ती हो, दीपक हो, कुछ भी आपको जलाने में माचिस काम में ली जाती है। अब माचिस में क्या होता है दोस्त? यहाँ पर क्या होता है? इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इसके दोनों ओर, है ना, होती नहीं होती, जानते हो ना आप, ये रगड़ने वाली है। अच्छा, इस रगड़ने वाली चीज पर क्या होता है? थोड़ा सा याद रख लेना दोस्त, इसमें होता है कांच। क्या होता है? कांच, और प्लस लाल फास्फोरस होता है दोस्त। याद रखने के लिए यार एक बार लिख लेना वाले इसको, लाल फास्फोरस, कभी पूछ लिया जाता है फास्फोरस। दोस्तों पहले यहाँ पर सफेद फास्फोरस का काम में लिया जाता है, तो बहुत अधिक ज्वलनशील पदार्थ, कभी कभी आग लग जाती है उसके अंदर, ठीक है। अब जो लाल फास्फोरस है और ये कांच होता है, अब इससे कांच से इसमें क्या हो जाएगा? घर्षण हो जाएगा, है ना। और इसमें क्या होता है दोस्त? पोटेशियम क्लोराइड और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट प्लस एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी, हिंदी गणी खराब है, ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। अब ये किसमें होता है दोस्त? तीली में। किसमें होते हैं दोस्त? तीली, ये होता है तीली में। अब तीली में क्या होता है दोस्त? जब ये होता है तो ये पोटेशियम क्लोरेट, और जब इससे रगड़ते हैं ना कांच और लाल फास्फोरस से, जब वो तीली को इस तरीके से आप रगड़ते हो, घर्षण होता है, तो घर्षण के कारण उसमें क्या होता है? थोड़ी सी चिंगारी उत्पन्न होती है, और उसमें क्या होता है दोस्त की जो पोटेशियम क्लोरेट है ना, वो उसको जलाने में सहायक करता है, यहाँ पर उसकी ज्वलन ताप बढ़ाता है ना। वो जो ज्वलन, जैसे ही उसकी ज्वलनशीलता उत्पन्न होती है तो जलता है, इसमें कौन है दोस्त? पोटेशियम ट्राइसल्फाइड इसके अंदर जलने का कार्य करते हैं। तो कभी पूछ लिया जाए कि माचिस में रगड़ने वाले स्थान पर क्या पाया जाता है? तो कांच और लाल फास्फोरस, और तीली में क्या होता था? पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। आगे बात समझ में। अब जो आपने अभी लिखा है, सॉरी जो मैंने अभी आपको समझाया, उसको अपन लिख लेते हैं ना, पेन कॉपी खोल लो, थोड़ा थोड़ा लिखते हुए चलते हैं अपन। हाँ देखो भाई, तो मैंने पूरा लिख दिया, रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके उष्मा देता, दहन कहलाता, ठीक है। अब यहाँ तक चीज लिख दी। अच्छा, एक चीज क्या थी कि जैसे दहन के अंदर एक उदाहरण आपका दे रखा, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो मैग्नीशियम का फीता लेते हैं, मान लो मैग्नीशियम का फीता ले लिया, फीता मतलब वो जो रिबन नहीं होता कि आप रिबन बांधते, वैसा एक मैग्नीशियम का फीता बन जाता दोस्त। उस मैग्नीशियम के फीतों को जलाते हैं तो वो जल जाएगा। तो मैग्नी जलते किसकी उपस्थिति में दोस्त? ऑक्सीजन। अगर रासायनिक क्रिया करवाई तो मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, और ऑक्सीजन जिसे आप O2 बोलते हो, इससे क्रिया कराते हैं तो MgO बनता है। MgO को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। कभी कभी ये चीज पूछ ली जाती है कि मैग्नीशियम के फीतों को जलाने से किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कोई भी चीज चलेगी तो क्या उत्पन्न करेगा? उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार से कोयले को जलाओगे तो क्या बनेगा? देखो कोयले में क्या है? कार्बन है दोस्त। कोई भी चीज जो जलती है ना, अधिकतर वो सब चीजें कार्बन ही होती है। ज्यादातर जो चीजें जलती है वो बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होती है? कार्बन ही होती है ना, अधिक परसेंटेज के अंदर है। तो अब इसमें क्या होता है? जो भी कार्बन जलेगा, कोयले में क्या दोस्त? कार्बन पड़ी चुके अपन कोयले वाले में, तो कार्बन जो जलकर किसका निर्माण करेगा? CO2 का। यानी कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। जलने का मतलब हमेशा किससे क्रिया करनी? ऑक्सीजन से। तो CO2 का निर्माण होगा, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा। ये मैंने यहाँ पर ज्वलन ताप की परिभाषा लिख ली, ज्वलनशील पदार्थ लिख दिए, ये इस प्रकार से लिख दिए। और एक है अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र क्या होता है? देखो आग बुझाने में सहायक है। अगर मैं आपको कहूं कि कहीं आग लग जाए तो आप क्या करोगे? सर पानी फेंकेंगे। बिल्कुल फेंक सकते हो, पानी से आग बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी पानी से आग? पहले तो ये बताओ मुझे कि पानी क्या करता है दोस्त? पानी कैसा होता है? उसका नेचर कैसा होता है? ठंडा आता है। यानी वो क्या करे, जैसे मान लो
इस यहाँ पर ये मान लो मकान है या कुछ भी चीज है जिस पर आग लग गई, अब यहाँ आग लग गई, अब आप यहाँ इसका ज्वलन ताप के बराबर हुआ तभी ये चीज जली। मान लो ये कोई भी वस्तु हो सकती है, लकड़ी की किसी भी वस्तु, जिसको इसका ज्वलन ताप मिला, मान लो ये 100 डिग्री पर जलती है, तो इसको जैसे ही 100 डिग्री तापमान हुआ ये जलने लग जाएगी। अब जैसे ही जली, अब जलने लग गई, आग आग की लपटें उत्पन्न होने लगी। अब उधर से क्या किया आपने, पानी डाला, पानी डालते क्या होगा, इस ईंधन के ऊपर जो भी जल रहा है वो सब ईंधन है, अब इस ईंधन के ऊपर जैसे अब पानी डाला तो वो क्या हो गई, पहली बात तो ठंडी हो गई। अब इसके लिए ज्वलन ताप क्या क्या चाहिए, अब ज्यादा चाहिए, यानी उस ईंधन का ज्वलन ताप क्या हो गया, मतलब इसका जो ज्वलन ताप जो मिलना चाहिए वो क्या हो गया, कम हो गया। इस ईंधन के लिए ज्वलन ताप जो मिलना चाहिए था, क्योंकि अब उसको ज्यादा मात्रा में उष्मा चाहिए, पानी डल गया, ठीक है, पानी डलने से वो ठंडी चीज हो गई। अब उसको ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, वो चीज जलेगी। अब उतना टेम्परेचर यहाँ आ नहीं रहा है तो आग जलना बंद हो जाएगी। दूसरी चीज क्या होती है दोस्त, कि अब यहां पर क्या होगा, आपने कहा कि ऑक्सीजन जरूरी होती है। अब यहां पर जो पानी, क्योंकि पानी क्या करेगा, उस आग के संपर्क में आकर किसका निर्माण करेगा, वाष्प का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, वाष्प। तो इस पदार्थ के चारों ओर वाष्प की बूंदें, जैसे कंबल, एक लेप कंबल से ढका था ना आपने, तो इस वस्तु को पानी क्या कर लेगा, अपनी वाष्प के साथ कंबल के जैसे कि ढक लेगा। तो वो वापस ही बात आ गई कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो की वायु में है और इस पदार्थ के बीच का संपर्क टूट जाता है, जिससे उसमें क्या हो जाती है, आग बुझ जाती है। अगर मैं कहूं कि अगर मान लो बिजली, कहीं बिजली के अगर मान लो कोई भी ग्रिड वगैरह है या पावर हाउस है या आपके घरों के अंदर ही बिजली के उपकरण है, अगर उनमें आग लगे, अच्छा लोटियो फाँकी के फाणी को, अरे करंट लाकर बसड़ मर जाए उठा उठाई, आगे बात समझ, उठा फाणी ना फांकड़ो, ध्यान राखो, बिजली का उपकरण में पानी आग लग जाओ तो फाणी न फांकड़ो, क्योंकि और का करंट आ सके, ध्यान राख लीजो। समझ में आ गई ना बात। और छोड़ते तो बताया कि शुद्ध जल जो होता है, विद्युत का कूचा लगो तो हमारे आग कैसे लगेगी, अरे भाई जो तुम ये पानी पी रहे हो बताया तो था तुम्हारे इसमें कुछ ना कुछ आवश्यक लवण है, और लवण वाला जो पानी होता है, लवण का मतलब तुम्हारा नमक ही नहीं, लवण जो पदार्थ होते हैं, आपको बता दिया मैंने लवण क्या होते हैं। तो लवण जो पदार्थ होते हैं दोस्त, जो आयनों में टूटते हैं ना, तो वो ऑलरेडी तुम्हारे इस पानी के अंदर, तभी तो आप पानी आपके लिए जरूरी है ना। डिस्टिल वाटर आपके लिए कोई काम का नहीं, शुद्ध जल आपके काम का नहीं है। समझ में आ गई बात। और अग्नि, फिर क्या करते हैं दोस्त, मान लो उस समय क्या होगा कि जब बिजली के उपकरणों में काम आ जाता है, तो कभी कभी आप बैंक गए होंगे, हॉस्पिटल गए होंगे, तो लाल लाल कलर की आपको टंकियां दिखी होगी, सिलेंडर, छोटे छोटे सिलेंडर, वो अग्निशामक यंत्र होते हैं दोस्त, है ना। तो उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाने वाला सोडा, और भी चीजें इसके अंदर होती है। कभी ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो मैंने यहाँ लिख दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो किसी चीज से मतलब क्रिया करके किसका निर्माण करता है, CO2 का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्त, CO2 का। और मैंने बताया आपको कि जो CO2 जो गैस होती है वो आग बुझाने में सहायक है। कैसे बुझाती है दोस्त, मान लो फिर से बताता हूँ कि अगर मान लो कोई ईंधन है, इस पे आग लग गई, अब जैसे आप इस पे CO2 गैस क्या हो जाएगी, चारों तरफ चली जाएगी। अब जो ऑक्सीजन होता है उससे CO2 क्या होती है दोस्त, भारी। अब ये ऑक्सीजन इस आग के संपर्क में, अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, भारी चीज होती है, में से नीचे बैठती, इसके नीचे बैठ के इसके आसपास कौन जमा हो जाएगी दोस्त, CO2 जमा हो जाएगी। कौन जमा हो जाएगी, CO2 जमा हो जाएगी। पहले तो आग बुझाने में भी सहायक है, और इस ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन से भारी है, और CO2 यहाँ पर इसके चारों तरफ कंबल की तरह लपेटने में आ गई दोस्त। अब वापस वही बात आ गई कि ऑक्सीजन और इस ईंधन के बीच का संपर्क टूट जाने से वहां पर आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। लेकिन अगर मान लो कहीं पेट्रोल के अंदर आग लग रही हो, तब आप पानी भी नहीं डाल सकते। पानी डाल सकते हो क्या, नहीं, पानी क्या होता है दोस्त, भारी होता है पेट्रोल से, वो तो नीचे बैठ जाएगा। कई लोग प्रयोग इस प्रकार का दिखाते हैं कि अब तुम मत करना दोस्त, है ना। पहले क्या करते हैं, हाथ को पानी में डुबो देते हैं, हाथ को पानी में डुबो दिया, उसके ऊपर पेट्रोल लगा दिया, क्योंकि पेट्रोल हल्का तो ऊपर ही रहेगा, और तीली जला दी तो हाथ जला देते हैं, हाथों हाथ उसको बुझा भी देते हैं, लेकिन आपका हाथ उससे जलता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार की चीज, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा एक चीज और कान जबरदस्त चीज मेरे को याद है, देखो अभी एक बार क्या हो, यहाँ तुमने लिखा ज्वलन ताप, है ना, मतलब कोई चीज को मान लो ये चीज किस ताप पर जलेगी, अगर वो ताप इसको मिलेगा तभी ये चीज जलेगी। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक प्रैक्टिकल बताया, है ना, मेरे को क्या कहा कि देखो आज अपन, है ना, अपने पास घर के अंदर कोई तपेली उपेली नहीं, आज अपन थैली में चाय बनाते हैं दोस्त। मैंने कहा पागल है क्या, थैली तो जल जाती है, अरे नहीं जलेगी। उसने क्या डाला दोस्त, पहले उसके अंदर दूध पानी सब डाल दिया और उसको उबालने के लिए रख दिया ऐसे गैस के ऊपर, और वास्तव में उसने थैली में चाय बनाई दोस्त। आप कागज के अंदर पानी भर लेना दोस्त, है ना, कागज तो वैसे जल जाता है, लेकिन कागज को इस प्रकार से करना, आप गोल मटोल बनाना और उसके अंदर पानी भर लेना, फिर उसको आप जलाना, पानी उबलने लग जाएगा दोस्त, कि कागज नहीं जलेगा। पॉलीथीन भी ऐसे, पॉलीथीन में पानी भर लेना, उसको उबालना, पानी अंदर का पानी उबल जाएगा, लेकिन वो थैली नहीं जलेगी। क्यों, क्योंकि दोस्त जो भी उष्मा है चालन के माध्यम से कहाँ चली गई, पानी में चली गई। अब वो जो थैली को जो वास्तव में टेम्परेचर चाहिए होता है वो उसको नहीं मिलता है, तो पानी उबलने लग जाता है, लेकिन थैली नहीं जलती। ये ज्वलन ताप की खासियत होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, फिर मैं मिटा रहा हूं इसको। ओके, फिर अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हाँ दोस्तों देखो, अगला जो आपका सेगमेंट है वह है टाइप्स ऑफ कंबंशन, यानी दहन के प्रकार, जिसमें तीव्र दहन आता है दोस्तों। जैसे भी आपने उदाहरण देखा कि आपकी जो मम्मी होती है, जब रोटी बनाती गैस पर, वो क्या जलाती है, लाइटर जलाती है। लाइटर में हल्की सी चिंगारी उत्पन्न होती है,
उस चिंगारी से भी क्या होते हैं कि वो चिंगारी में कितना कम ताप होगा, आपको आपके हाथ में लगा दो तो आपको पता भी नहीं चलेगा ना। तो वो इतने कम ताप पर भी वो गैस क्या हो जाती है, जल उठती है, यानी उसमें दहन शुरू हो जाता है। आप हल्की सी तीली जलाते हो और मिट्टी के तेल या पेट्रोल पर लगाते हो तो फटाफट आग पकड़ लेते हैं। तो यानी वो कैसा दहन है, तीव्र दहन है। तो इसमें लिख दिया मैंने बहुत कम ताप और शीघ्र जिसमें दहन हो जाता है वो क्या कहलाता है आपका, हाँ, तीव्र दहन। नाम याद रखेंगे, एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, एग्जाम्पल्स महत्वपूर्ण। सॉरी सीएनजी लिख दिया मैंने, एलपीजी सीएनजी का बताएंगे, सीएनजी ये नहीं हो सकती है, एलपीजी लिख लेना यहाँ पे, एलपीजी। ठीक है दोस्त। और स्वतः दहन में क्या होगा, दहन का वो प्रकार जिसमें बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, जैसे फास्फोरस होता है दोस्त, वो फास्फोरस अगर आप हवा में खुला भी छोड़ देते हो, हवा में खुला छोड़ देते हो, वो भी क्या पकड़ देता है, आग पकड़ देता है। एक नाम और आपको बताऊं, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम इतनी खतरनाक चीज है दोस्त की अगर आप उसको क्या करोगे, पानी में डाल दोगे तब भी उनकी तरफ ब्लास्ट हो जाएगा, बम ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही साबुन जैसा, उसको चाकू से भी काटा जा सकता है सोडियम और पोटेशियम को। इतने सबसे मुलायम और कमजोर धातु होते हैं दोस्त, अगर उनको आप हवा में खुला छोड़ दोगे थोड़ी देर बाद में आग पकड़ लेगा दोस्त। इससे फास्फोरस होता है, अगर सोडियम और पोटेशियम से कभी जल जाओ दोस्त तो फिर सर्जरी इलाज हो, कोई दवाई से इलाज इसका ढंग से नहीं होता है। तो ऐसे कुछ पदार्थ है जैसे फास्फोरस है, सोडियम पोटेशियम है, इसमें क्या होता है, बिना किसी, आप बिना आग लगाए, बिना तीली लगाए, बिना किसी लाइटर के चिंगारी के भी क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं, बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के भी जल उठते हैं। इसे कहते हैं स्वतः दहन, जिसका उदाहरण आपकी बुक में है तो फास्फोरस आप याद रखोगे। विस्फोट, आप फटाके छोड़ते होंगे दिवाली के अंदर दोस्तों, दिवाली में जैसे आप आग लगाई तो उस फटाकों में क्या होता है कि सबसे पहले उजाला होता है, उष्मा होता है, प्रकाश होता है ना, प्रकाश होता है, उष्मा उत्पन्न होती है, यानी गर्मी उत्पन्न होती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, बूम, बिल्कुल वो क्या करते हैं, ध्वनि के साथ फटते हैं, यानी उसके अंदर प्रकाश और उष्मा के साथ साथ क्या हो गई, ध्वनि हो गई। उसे आप क्या कहेंगे, विस्फोट। क्या कहेंगे, विस्फोट, फटाकों का दहन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मिटाते हैं। अगला जो सेगमेंट है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1000% छपेगा, इसको उतार लो एक बार। देखो दोस्तों, अब आपके सामने इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और मेरे हिसाब से ये प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा 1000% पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाइए, 2 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न, या फिर इसी में से, मैं कभी चित्र बना के से नहीं समझाता, देखो दोस्त पूरी विज्ञान हो गई, लेकिन इसको चित्र बनाने का कारण क्या है कि इस डायग्राम से भी कभी कभी कोई क्वेश्चन उठा लिया जाता है। कैसे उठा लिया जाता है कि बताइए निम्न में से, हाँ, मोमबत्ती का सबसे गर्म भाग, देखो ये मोमबत्ती, तो इसमें ज्वाला उत्पन्न हो रही है ना, ज्वाला, ठीक ना, कोयले में ज्वाला, कोयले को जलाओगे तो वहां ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी, उसमें उत्पन्न हो जाएगी, प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी, है ना। कागज में ज्वाला उत्पन्न होती है, ठीक है, और मोमबत्ती में भी ज्वाला उत्पन्न होती है। तो ये जो मोमबत्ती के अंदर जो ज्वाला है, इसका सबसे गर्म भाग कौन सा होता है दोस्त, आप कहोगे साहब सबसे अंदर का भाग सबसे गर्म होता होगा, अरे नहीं दोस्त, सबसे जो बाहर का भाग होता है वो गर्म होता है, इसका रंग होता है नीला। कैसे, आपको मैं बताऊं कि कोई भी ईंधन होता है दोस्त, जो ईंधन होता है यदि वो पूर्ण रूप से जलता, सब पूर्ण रूप से जलने का क्या मतलब, ईंधन में अधिकतर आप समझ सकते हो कि उसमें क्या होगा, कार्बन, और किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से, है ना, और ऑक्सीजन से क्रिया करने के किसका निर्माण करेगा, CO2 का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा दोस्त, CO2 का। यदि उसमें कार्बन के अतिरिक्त जल वाष्प की मात्रा, हाँ थोड़ी बहुत पानी की मात्रा ना दोस्तों, वहां धुआं उत्पन्न होगा, वो पूर्ण रूप से जलेगा नहीं, वो पूर्ण रूप से जलेगा नहीं। अगर आप सबसे बढ़िया ईंधन की, अगर आपके घरों के अंदर सबसे बढ़िया ईंधन है तो वो है आपकी रसोई के अंदर जो सिलेंडर है, जिसके अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वो जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है दोस्त, वो क्या होता है कि उसमें अधिकतर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ही है। अब उस कार्बन और हाइड्रोजन से किसका निर्माण होगा, कार्बन से CO2 का निर्माण होगा। और आपने देखा होगा कि उसका रंग किस प्रकार का होता है, कि हाँ साहब नीला रंग होता है, लगभग लगभग बिल्कुल सही बात है। और कभी आप लकड़ी को जलते हुए देखा है, तो लकड़ी के जलते में पीले रंग का अगर उसमें प्रकाश उत्पन्न हो रहा है ना, यानी वो कम कम क्या हो रहा है वहां पर, उसमें पूरा रूप से वो जो ईंधन है वो पूरी रूप से जल नहीं रहा, यानी उसमें कार्बन के अतिरिक्त और भी कोई ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरीके से जलती नहीं है, या फिर कहीं पर ऑक्सीजन की जैसे कमी हो जाए। कभी कभी आप गैस के ऊपर मान लो डायरेक्ट, अगर मान लो वो जो ऊपर का जो लगा रहता है ना, जिस पर स्टैंड आप कुछ रखते हो, अगर वो नहीं हो और सीधा ही अगर यदि आप उसके ऊपर अगर कोई पात्र रख दो और लाइटर जला दो गैस का, तो थोड़ी देर में पक 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 इस प्रकार से कम जलने लग जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती है। आ गई बात समझ में।
तो ये क्या होता है कि जब किसी ईंधन का पूर्ण दहन हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से केवल कार्बन और वो जल गया, उसमें कुछ अशुद्धियां नहीं है, उसे कहते हैं अपन पूर्ण दहन। वो पूर्ण दहन हो गया तो उसका रंग कैसा होता है दोस्त, नीले रंग का होता है। यानी यहाँ लिखा देखो पूर्ण दहन। और सबसे बाहरी भाग सबसे गर्म होता है। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है दोस्त कि सबसे ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, बाहर का, है ना। आप अंदर से क्या लगा देते हैं, अंदर का भाग लगा देते हो आप, और इसका रंग होता है नीला। और बीच में जो आंशिक दहन होता है, यानी इसमें कुछ ना कुछ और भी कार्बन की अतिरिक्त मात्रा है जो कि जल रहा है, और उसका रंग कौन सा होता है दोस्त, यहाँ पर पीला, और ये कम गर्म होता है। और सबसे कम ये जो धागे के आसपास का जो इलाका आप देखेंगे काले रंग का होता है ना, धागा भी काला हो जाता है। तो यानी वो बिना जला, वो जलता ही नहीं, धागा जल जाएगा तो फिर मोमबत्ती कैसे करेगी, है ना। तो धागा जो होता है, वो अंदर का जो थ्रेड होता है मोमबत्ती का, वो किस रंग का दिखाई देता है, काले रंग का दिखाई देता है। तो वो सबसे आंतरिक भाग है, इसका रंग काला होता है, ये सबसे गर्म भाग है। इस चित्र को ऐसे कैसे उतार लो दोस्त, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और ये कई बार इसके भाग पूछ लिया जाता है कि कौन ज्यादा गर्म और कौन कम गर्म है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो भाइयों, अगला जो आपका टॉपिक है वो है ईंधन दक्षता। ईंधन दक्षता का मतलब क्या होता है, देखो अगर आपको मैं कहूं कि भाई आप एक बात, तो आपका आपका घर अगर मान लो दो भाई है ना, एक भाई तो क्या करता है, बड़ा भाई तो वो बेचारा सुबह आता है, सुबह क्या करता है, जल्दी उठता है, जल्दी उठते गाय वाय धोता, बढ़िया सारे घर का काम करता है, और एक दो रोटी खा के बाहर जाके फिर पूरे दिन भर काम करता है, घर का खर्चा चलाता है। शाम को फिर थोड़ी सी दो तीन एक दो रोटी खा के फिर घर के जो लास्ट के सारे काम खत्म कर पूरा के, और वो आराम से फिर सोता है। एक जो भाई है, छोटा भाई है, वो क्या करता है, सुबह उठता है आराम से 9-10 बजे घोड़े बेच के सोता है, और रात में सुबह आराम से उठता है, और पूरे दिन पड़ा पड़ा खाता रहेगा, 2-3 बार तो रोटियां खाएगा, 3-4 बार फुल रोटियां खाएगा, मोबाइल चलाता रहेगा, घर वाले बसते रह जाए, ये काम कर ले रहे, ये काम कर ले रहे, ये काम, वो काम की किसी की परवाही नहीं करे, फुल खाएगा और आराम से पड़ा रहेगा। अब बताओ भाई, उसको क्या बोलेगा, उसे खाएगा और खाता रहता है, पड़ा रहता है, खाता रहता है, पड़ा रहता है, तुम्हारे जैसे नालायक हो। तो फिर क्या होता है, जैसे बड़ा जो भाई है, अब उसने बहुत सारा, मतलब बेचारा खाया कम, बहुत सारा काम बहुत ज्यादा कर लिया ना। अब मान लो 5 रोटी खाए, 5 रोटी को दिन भर दुनिया भर का सारा काम कर लिया, घर का काम कर लिया, पैसे कमा लाए, ये वो सब करके। अब उसकी दक्षता ज्यादा, उसकी क्या दक्षता ज्यादा, यानी उसमें क्या, वो खा कम रहा, मतलब एकदम, मतलब जितना पेट में जाएगा तो खाएगा, और काम ज्यादा कर रहा है। यानी उससे क्या रहा, अब मान लो आपकी कोई गाड़ी, एक गाड़ी आप लेके आए, 1 लीटर पेट्रोल में कोई 30 किलोमीटर चलती है, एक गाड़ी 60 किलोमीटर चलती है, आप किसे बढ़िया मानोगे, हाँ यार 60 किलोमीटर चल रही है 1 लीटर पेट्रोल में, तो यार ये गाड़ी ज्यादा दक्ष है, ज्यादा अच्छा इंजन है इसका, है ना। तो मतलब एक अलग अलग चीजें होती है इंजन की, पर आप जनरली मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि मान लो कम चीज में भी उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आए, तो वो क्या होगा, एक अच्छी चीज मानते हैं उसको, क्या मानते, अच्छी चीज मानते। अब ईंधन किसे कहते हो आप, कि जो भाई पे जो जलता है और उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, बिल्कुल उष्मा ऊर्जा देता है आपको, वो क्या कहलाता है, ईंधन कहलाता है। और अच्छा ईंधन कौन सा होगा दोस्त, कि बिल्कुल एक तो वो सस्ता सुलभ पैदा हो जाए अपने को ना, आसानी से मिल जाए, और वो उसको जलाए और पूर्ण दहन हो जाए, उसका पूरा कपड़ा जल जाए बिल्कुल साफ, उसमें कोई भी अशुद्धियां दूसरी नहीं हो, जलवाष्प नहीं हो। और इसके अलावा कि उसको मान लो आपको क्या किया जाए कि उसको जल के और बढ़िया से उष्मा उत्पन्न करते, वो आपके लिए क्या कहलाता है, अच्छा ईंधन कहलाता है, और उसकी दक्षता अच्छी होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक पूरे मतलब पानी गर्म करना, क्या गर्म करना, पानी गर्म करना है, या मेरे कहूँ खाना बना के लाना है, तो आप बताओ कि कोयले पे खाना बनाओगे, या फिर आप लकड़ियों को जला के खाना बनाओगे, या जो गैस है आपके घर के अंदर एलपीजी गैस के सिलेंडर उस पे बनाओगे। आप कहोगे सर यार जल्दी तो अच्छी चीज तो ये है कि यार एलपीजी गैस से बना ले, यानी क्या होगा कि कम मात्रा में वो ज्यादा उष्मा उत्पन्न करता है, और वो जल्दी खाना बनाने के लिए क्या हो जाता है, हाँ, और धुंधड़ो भी नो दोस्त तुम क्या बड़े भी कोने ज्यादा मेहनत भी नहीं लगे ना, आराम काम हो जाए, उन्हें क्या आप अच्छो ईंधन यानी आदर्श ईंधन कहते हैं। और आदर्श ईंधन की क्या होती है कि जो ईंधन दक्षता होती है, जो अच्छा काम करता है, मतलब कम चीज में भी बहुत अधिक उष्मा उत्पन्न कर देता है, बहुत जल्दी काम करके दे देता है, बहुत जल्दी जल जाता है, उसकी ईंधन दक्षता क्या होती है दोस्त, ज्यादा होती है। इस ईंधन दक्षता को समझने के लिए एक टर्म काम में ली गई है यहाँ पर, उसका नाम है ऊष्मीय मान। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ ली जाती है कि मान लो 1 किलोग्राम, अगर मान लो आपने गैस ली, 1 किलोग्राम कोयला ले लिया, 1 किलोग्राम लकड़ी ले ली, अब उनको सबको जलाया, और उसकी उष्मा को आपने किसी यंत्र के माध्यम से उसको काउंट किया कि इसमें कितनी उष्मा उत्पन्न हो रही है, तो जितनी जिसकी उष्मा उत्पन्न होगी उसका ऊष्मीय मान उतना ही क्या होगा दोस्त, ज्यादा होगा। और उष्मा को किसमें मापते हैं, वो आप उष्मा को मापते हो आप जूल, है ना। उष्मा को, ऊर्जा या उष्मा कोई भी होगी, किसी भी ऊर्जा को आप किसमें मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त कि यहाँ मैंने लिखा किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन, 1 किलोग्राम को ईंधन लिया, उसका पूर्ण दहन कर दिया आपने, है ना, उससे प्राप्त उष्मा ऊर्जा
की उष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका क्या कहलाती है? ऊष्मीय मान कहलाती है। ऊष्मीय मान का मतलब उसको जलाने पर कितनी उष्मा उत्पन्न हो रही है। अपन ने क्या मात्रा ली? किलोग्राम की, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? किलो जूल। जूल यानी उसमें कितनी जूल यानी कि जूल को मापने का उष्मा है ना, किसी भी उष्मा या ऊर्जा को मापने का जो इकाई होती है वो जूल होती है, और प्रति किलोग्राम, क्योंकि अपन ने इकाई 1 किलोग्राम लिया ना। तो समझ में आ गई बात? ये रटने की चीज है, रट लेना, इसको छाप लो एक बार, फिर मिटा देता हूँ, अगले सेगमेंट पर चलते हैं। तो दोस्त अब जो इसमें लिखा हुआ है ईंधन के दहन से हानियां, ईंधन जो जलेगा तो क्योंकि जरूरत है जलाना पड़ेगा पर, लेकिन इससे क्या होता है दोस्त? कुछ हानियां भी होती है। पहली हानि तो क्या होती है? देखो प्रदूषण होता है। इससे क्या होता है? प्रदूषण आप देखते होंगे कि जब भी आप गाड़ियां चलाते हैं ना, उसमें डीजल पेट्रोल होता है, तो उसके धुआं निकलता है, और उस धुएं के कारण अगर जहां पर बहुत ज्यादा गाड़ियां चलती है, आप थोड़ी देर खड़े होकर देख लो, आपको खांसी चलने लग जाएगी, आपका दम घुटने लग जाएगा। फिर इस ईंधन के जलने से दोस्त कार्बन के कण और बाकी कई भी सल्फर के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जो दमा जैसे गैस, जो श्वसन रोग होते हैं ना, वो वैसे रोग उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, यहाँ से कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है। देखो ईंधन के अपूर्ण दहन, अपूर्ण दहन का मतलब क्या होता है? जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम है ना, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। देखो जहां ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होगी, पूर्ण दहन। देखो पूर्ण दहन क्या होता है? सबसे पहले तो पूर्ण दहन, पूर्ण दहन का मतलब जलेगा कौन? कार्बन। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसका निर्माण होगा दोस्त? CO2 का। और जब अपूर्ण दहन होगा, अपूर्ण दहन, अपूर्ण दहन में क्या होगा? जलेगा कार्बन, लेकिन ऑक्सीजन की जो मात्रा रहेगी वो रहेगी, लेकिन कम रहेगी, है ना, ये कम मात्रा है, कम मात्रा। अब कम मात्रा के कारण अब इसको ऑक्सीजन कार्बन को पूरी नहीं मिलेगी, तो कार्बन क्या होता? पूरा जलता नहीं है। नहीं जलने के कारण एक गैस का निर्माण होता है CO, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ज्यादा संपर्क में, यानी लगभग 8 घंटे इस गैस के संपर्क में रह जाए तो मनुष्य की क्या हो जाती है दोस्त? मृत्यु हो जाती है। इसका एक उदाहरण देखें कि पहले क्या होता था कि लोगों को इस बारे में अवेयर नहीं था, तो कई घटनाएं इस प्रकार की होती है, जैसे सर्दियों के दिनों में कोई बच्चे छात्र क्या होते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते उनको रात में बिल्कुल बेचारों को ठंड लगती है, कोई भी हो जिसको ठंड लगती हो कमरा में, वो क्या करता है? कमरा बिल्कुल पैक कर लेता है, खिड़की दरवाजे सारे बंद कर लेता, और घर के अंदर क्या कर देता? कोयला वोयला, सिगड़ी विगड़ी में अंगीठी होती है ना, उसमें जला गया, कोई तगारी उगारी लेके उसमें कोयले वोयले डाल के जला के सो जाता है, पूरा कमरा गर्म हो जाएगा, मस्त नींद हो जाएगी। लेकिन ऐसी नींद आ जाती है दोस्तों, उसको फिर यमराज लेके जाते हैं। आगे बात समझ में कि उसमें क्या होता है कि अब वो पूरा कमरा बंद कर दिया, अब जितनी कमरे में, अब आप भी ऑक्सीजन ले रहे हो, तो आधी ऑक्सीजन तो आप खा गए, और आधी ऑक्सीजन वो कोयला जलने में लग गया। अब पूरे धीरे धीरे क्या होता है? 2-3 घंटे के बाद में क्या होता है दोस्तों? उसमें कमरे में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब जैसे ही ऑक्सीजन उसमें खत्म हुई, अब वो कार्बन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो कार्बन जलने पूरा नहीं जलेगा, यानी अपूर्ण दहन होगा। अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कौन सी गैस बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सूत्र CO। क्या है? CO गैस बनेगी। अब ये CO गैस जब आपके अंदर जाती है दोस्तों, ब्लड के कांटेक्ट में इतनी खतरनाक चिपकती है ना, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप इतना समझ लो कि जब आपके शरीर के अंदर CO गैस जाएगी ना, लगभग 8 घंटे बाद आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। कई सारे एग्जाम्पल्स आए। और एक और एग्जाम्पल अभी नया नया आया है कि आजकल क्या होता है दोस्त कि गीजर से नहाते, सर्दियों के दिनों में नहाते नहीं, तुम भी नहाते होंगे गीजर में। और कई लोग क्या होते हैं गीजर में बिजली की जगह क्या किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्त? गैस की टंकियों का, ना, थोड़ी सस्ती पड़ती है LPG। और वो जो LPG गैस होती है, क्योंकि उसमें भी कार्बन है, वो भी जलेगा, और जो जलने के लिए उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब वो क्या होता है कि बाथरूम के अंदर मान लो वो जल रहा, बाथरूम पूरा पैक कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है दोस्त? पैक। और आप जब नहाते हो तो थोड़ी बहुत वाष्प की चारों तरफ क्या हो जाती है? बूंदे जम जाती है, जो आपको दिखती भी नहीं। अभी आपने देखा है कि आप आग पे नियंत्रण पाने के लिए पानी छिड़क रहे थे, क्योंकि पानी की जो वाष्प थी वो उसके चारों तरफ कोट का काम कर लेती थी, ऑक्सीजन और जलने वाली वस्तु की तरफ। अब वो जो गीजर जल रहा है उसके चारों तरफ भी क्या हो जाती है? वाष्प की बूंदे जम जाती। आप कभी देखना सर्दियों के दिनों में अगर बाथरूम में कांच लगा होता है तो बिल्कुल भाप जम जाती है ना, तो वो पानी की बूंदे उसके चारों तरफ जम जाती है, जिसके कारण उस गीजर को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, और नहीं मिलने के कारण उसमें क्या होता है? CO गैस उत्पन्न हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो अपने को मारेगी नहीं, है ना, तो केवल गर्मी बढ़ाती है। अब वहां पर क्या होगा? CO गैस होगी। CO गैस के आने के कारण आदमी वहां पे चक्कर खा के थोड़ी देर में क्या हो जाता है? गिर जाता है। गिर गए के बाद उसको कोई संभालता नहीं, थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आए, तो इसे आपको नहीं करना चाहिए ना, ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि ईंधन के अपूर्ण दहन यानी ऑक्सीजन की कम मात्रा के कारण कार्बन पूरा नहीं जलता है, से क्या उत्पन्न होती है? यहाँ से पूछा जाता है ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस का निर्माण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो एक अत्यंत विषैली और बंद कमरे में ईंधन जलाकर सोना मृत्यु का कारण बनता है ना। तीसरी क्या चीज है? ईंधन का पूर्ण दहन, यानी कार्बन जलेगा ऑक्सीजन की मदद से, किसका निर्माण होता है? CO2 का। CO2 गैस बनती है, और अपन ने पहले पढ़ लिया है कि जब भी CO2 गैस ज्यादा मात्रा में हो जाएगी वो क्या करती है? गर्मी उत्पन्न करती है। और उसको एक शब्द दिया था अपन ने, विश्व उष्णन, क्योंकि वो जो गर्मी होगी कोई आपके भारत और आपके घर के आसपास होगी नहीं,
पूरे विश्व में गर्मी फैलाएगी और ध्रुवों की बर्फ पिघलाएगी। तो CO2 की अधिक मात्रा विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। इसके अलावा अपन ने क्या लिखा, कोयला डीजल पेट्रोल के जलने से किसका निर्माण होता है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड है, नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है ये बनते हैं। अब सल्फर के ऑक्साइड देखो यहां पर क्या होगा दोस्त, सल्फर का जो ऑक्साइड है मान लो SO2 मान लो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड बन गई। अब ये क्या करेगा, वर्षा आएगी, बारिश आएगी, बारिश के जल का सूत्र होता है H2O, इनसे क्रिया करके अब ये SO4 तो क्या बना, SO2 तो क्या बना H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब है ना, अम्लों का राजा, और NO3 किसका निर्माण कर ले, HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। दोनों अम्ल बहुत खतरनाक अम्ल होते हैं दोस्त। और ये जब बारिश के पानी के साथ ये अम्ल नीचे आते हैं, क्योंकि बारिश किसकी हो रही है, अम्ल की बारिश हो रही है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा, एसिड रेन कहते हैं। और ये जो एसिड रेन पानी जब खेतों में जाता है तो खेतों को खराब कर देता है ना, मिट्टी को खराब कर देता है, कई भवन होते हैं उनको खराब कर देता है, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम है ताजमहल, जो कि संगमरमर के पत्थर से बना हुआ दोस्त, आगरा के अंदर। अब ये आगरा के अंदर संगमरमर या कोई भी अन्य इमारत होगी, जब इस पर एसिड रेन होती है यानी वो जो अम्ल गिरते हैं तो इन पत्थरों को क्या कर देती, खराब कर देती, संक्षरण कर देती, काला कर देती है ना। तो इसीलिए ताजमहल का कैंसर भी अम्ल वर्षा को बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां आसपास फैक्ट्रियां बहुत अधिक है। तो इसमें क्या होता है कि मृदा, फसलों और भवनों के लिए क्या चीज हानिकारक होती है, ये दोनों चीजें याद कर ले। ये अम्ल वर्षा का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्त, याद कर लेना। अब आज आप जानते हो कि गाड़ियां किससे चलती है, पेट्रोल डीजल से चलती है, और कई लोग क्या होते हैं गैर कानूनी रूप से, जो कि अलाउ नहीं है, LPG गैस से भी गाड़ियां चलाते हैं। लेकिन अब क्योंकि पेट्रोल और डीजल से तो आपने देख लिया कि इतनी सारी चीजें होती है ना, हाँ बिल्कुल प्रदूषण होता है। अब प्रदूषण होने से अब इनको कैसे रोका जाए भाई, कार्बन की मात्रा कैसे कम की जाए, तो किसका उपयोग किया जाता है, CNG। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि CNG का उपयोग वाहनों में ज्यादा सुरक्षित क्यों है, यह कभी पूछ लिया जाता है। LPG और CNG से अच्छा ईंधन गाड़ियों वाहनों के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो कौन है ना, तो मैं दोनों आपको बता देता हूं भाई। अगर पेट्रोल डीजल और इसमें वाहनों के अंदर पूछा जाए कि पेट्रोल डीजल या LPG से या CNG में बेहतर कौन है उसको समझाइए, तो बेहतर कौन है, CNG है। CNG बेहतर क्यों है, CNG का तो पूरा नाम याद होना चाहिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसका उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, CNG में अभी आपने देखा जो दो प्रदूषक बनते हैं पेट्रोल और डीजल के जलने से, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर वो अम्ल वर्षा के कारण बनते हैं। तो इसके अंदर ये बहुत कम मात्रा में बनते हैं और बहुत कम मात्रा में बनते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, बहुत सारी बार गाड़ियों में आग लग जाती है पेट्रोल डीजल में, और LPG गैस में तो बहुत जल्दी आग पकड़ देता है LPG गैस, है ना। अब LPG गैस बहुत जल्दी आग पकड़ देती है, लेकिन CNG गैस क्या होती है दोस्त, कैसी होती है, ये थोड़ी सी हल्की होती है। हल्की होने से कारण क्या होता है कि ये आसमान में उड़ जाती है ना। अब आसमान में उड़ गई, वो वहां पे रही नहीं, और वो उस पे आग भी वो दोस्त क्या होती है, कम पकड़ती है ना। अगर मान लो आप LPG गैस है ना, उसके लिए बिल्कुल चिंगारी से आग पकड़ रही है। अब लेकिन यहाँ पर गाड़ी में मान लो आग भी लग जाती है ना दोस्तों, वो एकदम से आपको मौका मिलता है कि उस गाड़ी से आप भाग सकते हो। अगर उसमें LPG गैस है दोस्त, आप सीट बेल्ट लगा के रखा, गाड़ी में हल्की सी आग लग गई ना, तो आप उस सीट बेल्ट को खोलने जितना भी आपको टाइम नहीं मिलता है। अगर उसमें CNG गैस है तो CNG गैस आग कम पकड़ती, आग लग भी गई तो आप उतर के भाग जाओगे, तब तक गाड़ी जलेगी, तब तक तो आप सुरक्षित रह जाओगे ना। गाड़ी दूसरी ला सकते हो, खुद को दूसरा थोड़ी ला सकते हो। तो इसलिए CNG गैस आग भी क्या होती है, कम पकड़ती है, क्योंकि इसका ज्वलन ताप क्या होता है, कम नहीं क्या होता है, अधिक होता है। ज्वलन ताप क्या होता है, इसको यानी उसको जलने के लिए ताप अधिक मात्रा में चाहिए, ठीक है। अतः CNG क्या है, एक स्वच्छ ईंधन है। अगर आप स्वच्छ ईंधन की बात करें तो CNG, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता, आग भी कम पकड़ता है। और अगर मान लो देखो, ये तो हो गया वाहनों की बात, वाहनों में आप क्या लिखोगे, CNG की बढ़ाई करोगे, ये अच्छा लड़का CNG वाहनों के मामले में, ये सारी चीज आप लिख देंगे। और अगर मान लो पूछ लिया जाए कि भाई रसोई के अंदर कि एक सिलेंडर आपका CNG का, एक LPG का, तो कौन सा उपयोग लोगे, आप नो डाउट बताओगे कि LPG गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसके कारण आप बताओगे क्योंकि जलाने के लिए उसको क्या, उसका ज्वलन ताप किसका कम होता है, CNG का, LPG का। LPG जो आप काम में लेते हो उसका ज्वलन ताप बिल्कुल, आप चिंगारी से भी वो जल जाती है ना। और मान लो आप वहां अगर उस टंकियों में CNG गैस भर दी जाए ना दोस्त, तो माचिस की तीली से भी नहीं जलेगी, उसके लिए बहुत बड़ा लगड़ा लाना पड़ेगा जला के, तब वो तो जलती है। उसको बहुत ताप की आवश्यकता होती है जलने के लिए, है ना। अब इससे तो तुम्हारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो अगर आपको खाना पकाने वाला या रसोई के काम के लिए पूछा जाए कि जलाने में कौन सा वाला ईंधन ज्यादा उपयोगी है, तो LPG। और अगर गाड़ियों के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि पेट्रोल डीजल या LPG और CNG में कौन बेहतर है, तो आप बताओगे CNG। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्त। अब आप क्या है, देखो आपका बहुत अच्छी तरीके से मैंने पूरा कोर्स कराया दोस्त, है ना, पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से आपका पूरा कोर्स कराया है। अब आपकी सबसे पहली ईमानदारी, मेरे को गुरु दक्षिणा चाहिए दोस्त। 8वीं क्लास के मैंने सारे चैप्टर पढ़ा दी, अब मुझे चाहिए गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा पहली चीज तो क्या होती है दोस्त, कि आप सारे 13 के 13 जितने पार्ट है उन्होंने आपके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि हाथ से बनाई हुई चीज, ये साइंस भी कहती है, जो तुम हाथ से अपने हाथ से लिखते हो ना,
तो वो तुम्हें बहुत जल्दी याद हो जाती है। याद रख लेना उसको, बार बार जब तुम पढ़ते हो ना, एग्जाम में जाओगे ना, अपनी राइटिंग से याद करोगे। अगर प्रश्न पूछा तो आपके दिमाग में आ जाएगी और वो इस वाले पेज में चीजें लिखी हुई थी। इसलिए सबसे पहले तो आपको बढ़िया से नोट्स बनाए, नहीं बनाए तो वापस बना लेना वीडियो को सुन के बार बार के। यार एक आध वीडियो, एक बार वीडियो को वापस सारे सुन लेना 2x की स्पीड में, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर हो जाए। और दूसरी बात, अपने मन से आप प्रश्न बना बना के उसको क्या करना, आपको बार बार रिपीट करना है और नोट्स को बढ़िया से रट लेना। तो पहली गुरु दक्षिणा तो ये कि आपको मैंने लिखाया हुआ एक एक शब्द आपको याद हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज दोस्तों, देखो मैंने मेहनत की है आपके लिए, तो आप थोड़ा सा प्रयास ये करें कि इस मेहनत को और लोगों तक भी पहुंचाए, है ना। तुम्हें मेरिट में थोड़ी आना, तुम्हारे दूसरे भाई बंद होंगे आसपास जिसको ऐसे शिक्षा की आवश्यकता है, दोस्त बेचारे कहीं ट्यूशन नहीं जा सकते, है ना, जिनके स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स भी उपलब्ध नहीं है, तो उन सब जगह पहुंचाए, और उपलब्ध है तब भी वहां भी पहुंचाए। इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, मैं भी और अच्छी तरीके से 10वीं के 9वीं के आगे आगे आने वाले सालों में मैं सारी क्लासों के क्या लाऊंगा, वीडियो लाऊंगा, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे मुझे सुन रहे हैं और मुझे और मेहनत करनी चाहिए। ओके, अब ध्यान से सुन लेना, पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया और अंतिम दिनों में दोस्त मैं वापस आऊंगा और आपके साथ बढ़िया से कुछ कुछ प्रश्नों को अपन डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, सब याद करेंगे। ओके, अब ये कोर्स होने में बोलो एक बार सब, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कमेंट्स में लिख देना जय सिया राम, बाके बिहारी लाल की जय। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, छाप लो इसको, मिटा रहा हूं।